राहुल गांधी को सावरकर जी के बारे में कहा है, यह उनको कहना ही चाहिए था और वह लगातार कहते भी आ रहे हैं। सवाल यह है कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने जो बात कही है, उस क्या वह ऐतिहासिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से गलत है? और वो गलत है तो उस पर आपत्ति उठाई जानी चाहिए। और मैं तो ये भी मैंने जानना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी ने जिन लोगों के लिए, यानी राहुल गांधी की बातों से जो प्रभावित होने वाले हैं, क्या राहुल गांधी के सावरकर जी के बारे में दिए गए वक्तव्यों से उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा? जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, जो कांग्रेस के साथ खड़ा है, क्या सावरकर जी के इस बयान के बाद वो राहुल गांधी से नाराज हो जाएगा कि उसकी उसकी उसका जो लगाव कांग्रेस पार्टी के प्रति है, जो धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर कांग्रेस के लड़े होने के नाते, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कांग्रेस के लगातार खड़े होने के साथ है, निरंतर इसके समर्थन में खड़े हैं, क्या उन लोगों पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो लोग राहुल गांधी के सावरकर जी के बारे में उठाए दिए गए वक्तव्यों से सवाल उठा रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो अध्येता है, जो बहुत अध्ययन करने वाले लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं। सावरकर जी जेल से रिहा हो गए 1924 में। कुछ समय तक वो अपने घर में नजरबंद रहे और शायद 1934 या 1937 से वो देश में घूमना शुरू कर दिए। इसके पहले 1925 में आरएसएस की स्थापना हो चुकी थी और 1966 में सावरकर जी की मृत्यु हुई है। उसके पहले 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हो चुकी थी। मैं साथी विद्वानों से जानना चाहूंगा कि सावरकर रहते रहते इन दोनों महान संगठनों ने अपने कार्यक्रमों में कितनी बार सावरकर जी को आमंत्रित किया है, कितनी बार उनके कार्यक्रम उन्होंने आमंत्रित किया, उस कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई है और अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का मौका दिया है। क्या आरएसएस और जनसंघ के लोग खुद नहीं बचते रहे? अगर आप सावरकर जी के इतने ही बड़े प्रशंसक हैं और सावरकर जी के साथ आप जुड़े हुए हो, सावरकर जी के विरुद्ध दिए गए किसी वक्तव्य से आप इतने आहत हैं, तो अपने स्थापना काल के प्रथम दिवस से आप इतने प्रतिबद्ध क्यों नहीं रहे उनके साथ? आपने एक दूरी बना के क्यों रखी? किस मौके का इंतजार कर रहे थे आप उस मौके का इंतजार कर रहे थे कि आप जो देश के स्थापित राष्ट्र नायक हैं आजादी के दिनों के, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, इनके व्यक्तित्व को खंडित करने के लिए एक नया मानक आप बढ़ेंगे? अगर आप इस देश की सावरकर जी ने क्या कहा? सावरकर जी ने कहा कि इस देश का में रहने वाला हिंदू, जिसका जन्म यहां हुआ हो, जिसकी कर्मभूमि यहां हुई हो और जिसका पवित्र स्थल भी यहां रहा हो, वह भारतीय है, वह हिंदू है। तो भाई मुसलमानों का तो पवित्र स्थल ये नहीं है, ईसाइयों का तो पवित्र स्थल ये नहीं है, पैदा भले हुआ है यहाँ पर। तो अगर तीनों मानक जो पूरा नहीं करते, और तब फिर आप किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं? क्या ये बात गलत है? अगर ऐतिहासिक रूप से गलत है तो आप राहुल गांधी को सजा दे दीजिए, उनको चलने मत दीजिए सड़क पर, उनको कहिए कि आप ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से देश को बता रहे हैं। और अगर आप इस देश में सांप्रदायिकता की बढ़ती हुई भावना को खत्म करना चाहते हैं, तो उन विचारों के पोषक लोगों को, जो इस धारा के विचार रख रहे हैं, उन पर आप हमला नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अपनी बात नहीं कहेंगे आप। और ये बात कहां कहेंगे जाकर के? निश्चित रूप से वहां कहेंगे जहां पे ज्यादा असरकारी है, जहां पे ज्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है। अगर विचारधारा पे आप हमला नहीं करते हैं, तो विचारधारा से उपजी हुई घटनाओं को लेकर के चिल्लाकर क्या करेंगे आप? बिल्कुल। अगर इस देश में कोई सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है और सांप्रदायिक तनाव की वजह से कोई संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है, उस घटना की आलोचना महत्वपूर्ण है या उस विचारधारा पे हमला ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से इस तरह घटनाएं हो रही हैं? क्यों कहेंगे आपके राहुल गांधी ने गलत बात कही? राहुल गांधी के इस वक्तव्य से उनको राजनीतिक नुकसान क्यों हो जाएगा? क्या उनका समर्थक वर्ग से हट जाएगा? क्या राहुल गांधी के लोग वही लोग समर्थक नहीं है जो देश के धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, जो इस देश के संघीय ढांचे विश्वास करते हैं, जो इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं? और राहुल गांधी तो लगातार इस बात को कह रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जो एक पॉलिटिकल अलायंस है महाराष्ट्र में, उस पर असर पड़ने वाला है,
सवाल यह है कि जिस महाविकास अघाड़ी बनी थी, क्या उस समय तक राहुल गांधी ने कभी सावरकर का आलोचना नहीं की थी? क्या उसके पहले तक शिवसेना के उद्धव जी का समर्थन सावरकर जी के प्रति नहीं था? बावजूद इसके वो बनी और कंटिन्यू कर रही है। और अगर जम्मू कश्मीर में महुआ मुफ्ती के साथ बीजेपी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई सवाल नहीं पैदा करता। और आप कहते हैं कि ये बेसमय दिया गया बयान है। बयान का कौन सा समय होता है? जिस विचारधारा के खिलाफ है, जिन मूल्यों के आप खिलाफ हैं, जिन मानकों के आप खिलाफ हैं, जिन मुद्दों के आप खिलाफ हैं, आपको लगातार उस पर हमला करना होगा। अगर आप अपने कमिटमेंट, अपने प्रतिबद्धताओं के प्रति ईमानदार हैं, सोच समझ के आप बोलेंगे कि ये संभव नहीं है, इस देश में यह संभव नहीं है कि आप सावरकर जी के भी समर्थक हो और गांधी जी के भी समर्थक हो। और अगर आप दोनों के समर्थक हैं तो आप किसी के समर्थक नहीं है, आप केवल दोनों को भुना रहे हैं। वैचारिक स्तर पे दो विचारधाराओं के समर्थक कैसे हो सकते हैं आप? और या तो दोनों में कुछ ना कुछ आप समझौता करेंगे। तो मैं राहुल गांधी के द्वारा महाराष्ट्र में दिए गए इस बयान से पूरी तरह सहमत हूं। और मेरा यह मानना है कि जिस किसी भी विचारधारा के आप खिलाफ हैं, सोते जागते हमेशा उसके बारे में बोलिए, तभी आम आदमी भी आप पर विश्वास करेगा। अन्यथा आप आदमी के बारे में सोचेगा कि आप अवसरवादी हैं और मौके के अनुकूल बात करते हैं। बिल्कुल। गुजरात, राहुल गांधी की इस यात्रा से पूरे देश में असर पड़ा है, जिसमें गुजरात भी शामिल है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रमों को आप पढ़िए राजीव जी, जो जारी करते हैं, कारपेट बॉम्बिंग ये शब्द है। अरे राजनीतिक कार्यक्रम में कारपेट बॉम्बिंग क्या, कौन से तथ्य हैं भाई? और कहा जाता है कारपेट बॉम्बिंग के लिए इन नेताओं को लगाया जाता है, और एक एक नेता 15-15 जगह पे घूम रहा हुआ। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का तो वो तो राजी वही है उनका। उसमें आप गुजरात के किस हिस्से में चुनौती नहीं है? हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से जितनी मेरी जानकारी है, जो वहां के 5 महानगर हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा, राजकोट और सूरत, इन इलाकों में बीजेपी के सामने कांग्रेस की हैसियत कम है। लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी को चुनौती दे रहे थे, जो इस आम आदमी पार्टी को ले गए थे कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। ये सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को, सौराष्ट्र पिछले चुनाव में सौराष्ट्र में कांग्रेस और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था। तमाम लोगों को दल बदल कराने के बावजूद वहां भी इनके पास चुनौती है। उत्तरी गुजरात में इनके सामने चुनौती है, आदिवासी इलाकों में इनके सामने चुनौती है। और अगर आपके पास चुनौती नहीं है और आप पूरी तरह से, आपके लिए मैदान साफ है, कांग्रेस की तरफ से आपको कोई चुनौती नहीं मिल रही है, तो आप इतने लोगों को क्यों लगा रहे हैं? इतने संसाधन जोड़ने की क्या जरूरत है आपको? अगर आपने देश भर के लोगों से, देश भर के नेताओं को, अपनी पार्टी के नेताओं को एक एक मोहल्ले में बैठा दिया, इसका मतलब यह है कि आप सांगठनिक रूप से मुद्दों के स्तर पर, प्रचार के स्तर पर अपने विरोधी से कमजोर हैं, और आप अपने विरोधी पक्ष के मतदाताओं को आकर्षित करने में विफल है। तो अब राहुल गांधी ने जो एक माहौल बनाया पूरे देश में, एक जो बात करनी शुरू की, निश्चित रूप से हम जब इनके कार्यक्रम लगे हैं और दोनों जगहों पर, दोनों जैसे स्थान चुने गए शुरुआती दिनों में, राजकोट पे भी इसका असर पड़ेगा और सूरत में भले असर ना हो, लेकिन सूरत के पड़ोसी जिले भरूच, पड़ोसी जिले नौशारी, इस पर खूब असर पड़ेगा इसका, सूरत में जाने का। और राजकोट से जाने से तो पूरा सौराष्ट्र का इलाका प्रभावित होता है। आप आने वाले दिनों में राहुल गांधी की इस यात्रा का गुजरात के राजनीतिक माहौल पर जबरदस्त असर पड़ेगा। और जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस दिख नहीं रही है, उन तमाम ऐसे लोगों को भी यह दिखने ही नहीं लगेगी, महसूस होने लगेगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, दिखने ही नहीं लगेगी बल्कि महसूस होने लगेगी। लेकिन इन सब के बीच कितने सारे